डन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डन डना डन 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 डारा, डन डना डन 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 डारा। चलो तो आगे बढ़ते हैं यारा। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मैक्सिमम चीज सीख ली। क्या क्या सीखा? प्लेन पोलराइज लाइट, एक ऐसी लाइट जो बिल्कुल सीधी चलती हो, स्ट्रेट बीम में। किसने बनाई? निकोल प्रिज्म ने। किसी भी नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने की ताकत निकोल प्रिज्म में होती है। विलियम निकोल ने इसे बनाया था। वो सारे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, अपने पाथ से भटका दे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लुईस पाश्चर ने देखा कि भैया कोई भी आप एक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो तो उसके अंदर कभी कभी, हर किसी में नहीं, किसी किसी कंपाउंड में आपको ऐसे क्रिस्टल्स मिलते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, और वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। उनमें से एक डेक्स्ट्रो होता है तो दूसरा लीवो होता है। डेक्स्ट्रो वाला जितने एंगल पे लाइट रोटेट कर रहा है, लीवो वाला उतने एंगल पे लाइट रोटेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। वेंट हॉफ ने और ले बेल ने बाद में बताया कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर, जब हम इसको एटॉमिक लेवल पर देखते हैं तो वो कार्बन की वजह से होता है। यानी इसके पास में ऐसे कंपाउंड्स जिनके दो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रहे हैं, वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। मतलब कि कार्बन की जो चारों वैलेंसीज है वो अलग अलग स्पीशीज ने सेटिस्फाई कर रखी है। अगर उसके अंदर कार्बन के पास में चारों अलग अलग ग्रुप है तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पर एसिमेट्रिकल हो जाएगा। आपको उसके क्रिस्टल्स भी मिरर इमेज के फॉर्म में मिलेंगे और ऑप्टिकल एक्टिविटी देंगे। लेकिन अगर आपके कार्बन की चार वैलेंसी में से किसी दो वैलेंसी को भी सेम ग्रुप ने अगर सेटिस्फाई किया होगा तो वो सिमेट्रिकल वाले केस में आ जाएगा, और सिमेट्रिकल वाले केस के आने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फिर हमने आगे चल के देखा सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, मिरर इमेजेस, यानी ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज अगर वो एक दूसरे के ऊपर रखने पर 180 डिग्री पर घुमाकर अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हो और वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रखा जाते हैं तो वो सुपर इम्पोजेबल, और अगर नहीं रखा पाते तो नॉन सुपर इम्पोजेबल। वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन कायरल होता है। नाउ व्हाट इज कायरल कार्बन? एक ऐसा कार्बन जिसके चारों एटम्स, जिसके चारों वैलेंसीज, जिसके बॉन्ड से जुड़े हुए चारों स्पीशीज अलग अलग हो, अलग 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 हो, अलग 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 हो। तो अगर वो अलग 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 होंगे तो वो कायरल कार्बन कहलाएंगे, एसिमेट्रिकल कहलाएंगे, और इसी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ए कायरल कार्बन मतलब जिसके कार्बन पे चार बॉन्ड में से कोई दो बॉन्ड पर या तीन बॉन्ड पर या चार बॉन्ड पर एक जैसी स्पीशीज हो। अगर अलग अलग होगी तो कायरल, अगर सेम होगी तो ए कायरल, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फिर हमने देखा इनैंशियोमर्स के बारे में। एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका एक टाइप डेक्स्ट्रो है और दूसरा टाइप लीवो, यानी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटीज। दीज आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। फिर हमने देखा रेसिमिक मिक्सचर, यानी दोनों इनैंशियोमर, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, अगर बराबर क्वांटिटी में 50-50% होंगे तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देगा। क्योंकि इनका रोटेशन अलग अलग होगा लेकिन उसका एंगल मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और अब हम लोग यहां पर सीखना स्टार्ट करते हैं अबाउट रिटेंशन एंड इन्वर्जन। लेट्स टॉक अबाउट रिटेंशन एंड इन्वर्जन। रिटेंशन एंड इन्वर्जन ना प्यारे बच्चों, रिटेंशन का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना, और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। पहले हम लोग इन्वर्जन की तरफ चलते हैं, नाउ गाइस इमेजिन करो आपके पास में कंपाउंड है C6H13 CH3 H एंड Cl। आपके पास में है, चलो Br लगा दो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और फिर 6 कार्बन की लंबी चेन है, 6 7 8 कार्बन है। इसको बोला जाएगा 2 ब्रोमो, और 8 कार्बन की वजह से ऑक्टेन। अभी इमेजिन करो कि ये लीवो रोटेटरी है। अभी इमेजिन करो ये कैसा है, लीवो रोटेटरी है। जब इसके पास में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल आया और इसने इस पर अटैक किया, हम SN1 एंड SN2 पढ़ रहे हैं। अभी ये मत सोचो कि कैसे किया, SN1 से किया या SN2 से किया, अभी किया,
और किया किया क्या किया रे सनम, और उसके बाद में आपका ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच हो गया, ये आपका H इधर चला गया, ये आपका C6H13 इधर आ गया और आपका CH3 इधर चला गया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये 6 कार्बन, तो ये ऑक्टेन 2-ओल हो गया। लेकिन अब प्यारे बच्चों ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, मतलब रिएक्टेंट आपका लीवो रोटेटरी था लेकिन प्रोडक्ट आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। रिएक्टेंट साइड न्यूक्लियोफाइल आपको राइट साइड दिख रहा है लेकिन प्रोडक्ट साइड न्यूक्लियोफाइल आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है। तो सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज इन्वर्जन। ऐसी प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इसे क्या कहा जाता है? इन्वर्जन। भाई बहुत इजी है, इसके अंदर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने यहां पर एक कायरल कार्बन ड्रॉ किया हुआ है, ये कार्बन जिसके बाद में एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हेक्साइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, तो चारों स्पीशीज अलग अलग है। ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन पर एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। शुरुआत में ये कायरल कंपाउंड, ये आपका एसिमेट्रिकल कंपाउंड कैसे नेचर का है? लीवो नेचर का है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद ये डेक्स्ट्रो नेचर का हो गया, मतलब यहां पर इन्वर्जन हो गया। सो सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज इन्वर्जन। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब अपन बात करते हैं यहां पर रिटेंशन की। तो लेट्स टॉक अबाउट रिटेंशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। अगर हम अगले कंपाउंड की बात करें, चलो यहां पर मैं मान लेता हूं कार्बन, यहां पर मैं जोड़ देता हूं ब्रोमीन, यहां पर मैं जोड़ देता हूं CH3, यहां पर मैं वापस से जोड़ देता हूं हाइड्रोजन और यहां पर मैं जोड़ देता हूं C2H5, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, दिस इज कॉल्ड एज 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन। एंड लेट्स से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इमेजिन करना ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब इस पर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना COH, CH3, H एंड C2H5। आप देखो यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर कंपाउंड का नाम होगा यहां पर कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेन 2-ऑल, और ये भी नो डाउट कैसा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होगा। तो यहां पर आप देखो कि किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन। मतलब यहां पर रिएक्टेंट भी कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का, प्रोडक्ट भी कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का। रिएक्टेंट साइड जो आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है वो राइट साइड है, प्रोडक्ट साइड आपका जो नया न्यूक्लियोफाइल आया है वो भी राइट साइड है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन। तो ये वाला हो गया आपका रिटेंशन और ये वाला हो गया आपका इन्वर्जन। तो ये दो प्रोसेसेस क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी नहीं टेंशन वाली बात है। तो ऐसी प्रोसेस इन विच both the reactant and product have nucleophile attached on the same side and shows same type of optical activity. That is, if reactant is dextrorotatory, then your product is also dextrorotatory. If your reactant is levorotatory, your product is also called as levorotatory. तो इसे आप बोलेंगे retention. And if the reactant and product have nucleophile attached on the different side, reactant have old nucleophile on the right side and product have new nucleophile on the left side. If product is dextro, then reactant is dextro, then your product will become levo, or if your reactant is levo, product will become dextro. That is called as inversion. कुछ भी चिंता वाली बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रिटेंशन एंड इन्वर्जन हो गया। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट लो उसका। ठीक है, पक्का, कोई परेशानी तो नहीं। अब गाइस व्हाट इज रेसिमाइजेशन? मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया था कि रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों इनैंशियोमर एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हो, एक लाइट को राइट भेजता हो तो एक लाइट को लेफ्ट भेजता हो। सो रेसिमाइजेशन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, दैट रेसिमाइजेशन इज अ प्रोसेस। रेसिमाइजेशन इज अ प्रोसेस। अब आपको और डिटेल में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इन विच बोथ
रिटेंशन एंड इन्वर्जन, समझ रहे हो बात को, इन विच बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस, तभी तो आपको दोनों टाइप के आइसोमर मिलेंगे। कैसे, चलो मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं। मान लो आपके पास में यहां पर कार्बन है, इस कार्बन से आपने जोड़ दिया यहां पर CH3, यहां पर जोड़ दिया आपने C2H5, यहां पर जोड़ दिया आपने ब्रोमीन, और यहां पर आपने जोड़ दिया हाइड्रोजन। ये आपने यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, और यहां पर आपके एक न्यूक्लियोफाइल ने आकर इस पर अटैक किया। अब यहां पर क्या होगा, पहला केस रिटेंशन, यहां पर पहला केस क्या कर दिया हमने, रिटेंशन, यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, D2 ब्रोमो ब्यूटेन, अगर ये D2 ब्रोमो ब्यूटेन है, डेक्स्ट्रो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए COH CH3 C2H5 और H, यानी ये क्या बन गया, ब्यूटेन 2 ओल। यहां पर भी OH राइट साइड, यहां पर Br लेफ्ट साइड, यहां पर ये और ये बिल्कुल सेम है, बस न्यूक्लियोफाइल का फर्क है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल सेम साइड है, मतलब डेफिनेटली ये भी डेक्स्ट्रो होगा। तो ये हो गया आपका रिटेंशन। लेकिन इसी प्रोसेस के अंदर साथ साथ में इन्वर्जन भी चल रहा है, इन्वर्जन भी चल रहा है, और इन्वर्जन की वजह से क्या होगा, ये आपका H इधर आ जाएगा, नया OH इधर जुड़ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, और C2H5 इधर आ जाएगा। मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली रिएक्टेंट के मुकाबले, तो ये बन जाएगा लीवो रोटेटरी ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस तरीके से जब एक ही केमिकल रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन एक साथ हो रहा हो, तो 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन की वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट एक टाइप का नहीं बल्कि 2 टाइप का होगा। यानी 50% आपको ब्यूटेन 2 ऑल मिलेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी टाइप का, और 50% आपको प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूटेन 2 ऑल रिवो रोटेटरी टाइप का। और इस तरीके के मिक्सचर जब आपके केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, और अगर आप इन दोनों को सेपरेट ना करो, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा पानी में मिलाकर सॉल्यूशन बना लो, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे के लिए रेसिमिक मिक्सचर है, क्योंकि एक दूसरे के ये स्टीरियो आइसोमर है, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर है, बोथ ऑफ देम आर इनेंशियोमर ऑफ ईच अदर, और दोनों 50-50% होने की वजह से क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है। तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अब बात क्लियर हो रही है, अब आप लोगों को डिटेल में चीज समझ में आ रही होगी। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? चलिए ग्रेट। तो अब इतनी सारी चीजें समझने के बाद अब हम लोग रेडी हैं हमारे SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म को ड्रॉ करके देखते हैं कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर सिर्फ इन्वर्जन होता है तो कैसे होता होगा, और SN1 के अंदर रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होने की वजह से या दोनों कैसे होता है हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म, तो यहां पर SN2 मैकेनिज्म में चलो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कार्बन है, कार्बन के पास में यहां पर CH3 है, यहां पर कार्बन के पास में C6H13 है, यहां पर एक कार्बन डॉट 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 स्मॉल बॉन्ड से बना हुआ है, यहां पर आपका ब्रोमीन है, और एक न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ने इस पर अटैक किया। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पर आप देखो, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये सामने से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि सामने भी नेगेटिव है, तो ये अगर पीछे से जाएगा और यहां पर जगह बनाकर इधर अटैक करेगा, तो अटैक करने की वजह से यहां पर एक पेंटावेलेंट स्टेज बन जाएगी। तो पेंटावेलेंट स्टेज बनने की वजह से यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, यहां पर तुम्हारा जुड़ जाएगा OH, अपन इसको डॉट डॉट लाइन से बना देते हैं। ठीक है, देन आपका जो H है वो इधर निकल आएगा, आपका C6H13 इधर निकल आएगा,
और आपका CH3 इधर रहेगा। ये बन जाएगी आपकी ट्रांजिशनल स्टेट, यानी बीच वाली स्टेट जो हाईली अनस्टेबल होती है, क्योंकि यहां पर आपका कार्बन पेंटावेलेंट फॉर्म में है। और कुछ देर बाद ये वीक न्यूक्लियोफाइल सेपरेट आउट हो जाएगा, आपका OH इधर आ जाएगा, कार्बन CH3 इधर चला जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन इधर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और C6H13 इधर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो, यहां पर बेसिकली क्या हो गया, इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ इन्वर्जन। यानी एक बात ध्यान रखना, अगर आप एक ऐसे कंपाउंड के अंदर SN2 मैकेनिज्म लगा रहे हो जिसमें ये कार्बन कायरल है, मतलब अगर ये कायरल कार्बन है और अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब मान लो अगर ये, चलो मैं क्या ले रहा हूं एग्जांपल, चलो मैं यहाँ पर नेगेटिव ले लेता हूं, -2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये 2 ब्रोमो ऑक्टेन है। देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और फिर ये 6 कार्बन। तो जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ऑक्टेन 2 ऑल, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन पीछे तो ऑक्टेन 2 ऑल। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी SN2 मैकेनिज्म हो रहा होगा, जब कभी भी SN2 मैकेनिज्म हो रहा होगा और अगर आपके कार्बन कायरल कार्बन है, मतलब अगर आपका कंपाउंड मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी रख रहा है, तो पक्की बात ध्यान रखना कि अगर ये कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर SN2 रिएक्शन में जा रहा है तो प्रोडक्ट साइड इसमें इन्वर्जन होगा ही होगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बदल जाएगी। ये बात हमेशा होगी, इन्वर्जन हमेशा होगा। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ऑब्जर्व करोगे तो अगर रिएक्टेंट लीवो रोटेटरी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप कोई एग्जांपल देखते हो, कोई कंपाउंड देखते हो जिसमें आपको रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिया होता है और बोला जाता है कि ये SN2 मैकेनिज्म में जा रहा है, कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली उसको लीवो रोटेटरी कर देना, उसको अपोजिट कर देना, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन, क्योंकि आपका OH पीछे से अटैक करता है। ये हम लोग SN2 मैकेनिज्म में सीख चुके हैं, क्योंकि ये सामने से डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाता, इसलिए इसको जाकर पीछे से अटैक करना होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको जरा नोट करो जल्दी से, फिर SN1 की बात करते हैं। ठीक है, अब गाइस हम लोग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से एक बार SN1 मैकेनिज्म को देखते हैं। अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि SN2 मैकेनिज्म में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा की तरफ पीछे से मारता है, इसलिए रिटेंशन नहीं हो पाता, सिर्फ इन्वर्जन होता है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें SN1 मैकेनिज्म की, तो जरा ये ऑब्जर्वेबल चीज है, इसको ऑब्जर्व करने में ज्यादा मजा आता है। तो मान लो आपके पास में एक कंपाउंड है CBr CH3 C2H5 और H। तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले आप लोग यहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट्स डालोगे, और प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से, यानी जैसे वाटर, अल्कोहल, इनकी वजह से, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इनकी वजह से क्या होता है, H+ आयन इस ब्रोमीन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस वजह से सबसे पहले तो ये टूट जाएगा, सबसे पहले ये टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा इस तरीके से, और यहां पर आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन निकल जाएगा अपने नेगेटिव चार्ज को लेकर। अब जरा इस आयन पर फोकस करो, ये आपकी स्टेप नंबर 1 हो गई। ये स्लो स्टेप होती है, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्लो स्टेप। वाई स्लो स्टेप? क्योंकि भैया इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए बहुत टफ होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट्स के लिए भी इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत टफ होता है, इसलिए ये स्लो स्टेप होती है। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा, जो कि आपकी फास्ट स्टेप होती है, नो डाउट दैट इज अ वेरी फास्ट स्टेप। आपका यहां पर ये जो C है, इसका CH3 यहां आ गया, H यहां आ गया, C2H5 यहां आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये आया इसके सामने आपका न्यूक्लियोफाइल। अब प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल के लिए ये वेल एक्सपोज्ड है,
मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल की इच्छा है कि वो सामने से अटैक करे। अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता है केस 1 में, अगर ये सामने से अटैक करता है तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे सामने से अटैक कर ले तो ये CH3 H C2H5 और OH ये बिल्कुल सामने का सामने लग जाएगा। अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी 2-ब्रोमोब्यूटेन है, अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी 2-ब्रोमोब्यूटेन है तो फाइनली यहां पर ये बन जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ब्यूटेन 2-ओल। यानी यहां पर क्या हो गया, रिटेंशन, यानी इसने क्या कर लिया, अपने आप को रिटेन कर लिया, अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिटेन कर लिया। डेक्स्ट्रो था, डेक्स्ट्रो रखा। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है केस नंबर 2 में, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये OH पीछे की साइड से अटैक कर दे, यानी ये बिहाइंड से, फ्रॉम बिहाइंड ये पीछे से अटैक कर ले। क्योंकि आप देखो ना यहां पर तो ये कार्बन वेल एक्सपोज्ड है, यहां पर ये और ये ग्रुप कार्बन को कोई प्रोटेक्ट थोड़ी कर रहे हैं भाई। कार्बन को तो ये कहीं से भी OH अटैक कर सकता है, सामने से भी खुला है और पीछे से भी रास्ता खुला है। तो ये क्या करेगा, कुछ जगह पर तो कार्बन पर OH सामने से अटैक करेगा, लेकिन कुछ जगह पर OH पीछे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये वेल एक्सपोज्ड है। हमारे बाहुबली को महेशमती साम्राज्य से बाहर निकाल दिया है, अब सामने से भी दुश्मन मार सकता है और पीछे से भी भल्लाल देव मारता है, ये तुम लोगों को मालूम है। तो ये वेल एक्सपोज्ड होने की वजह से इस पर पीछे से अटैक होगा। तो अब ये कार्बन, ये H इधर आ जाएगा, ये C2H5 इधर चला जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा और ये OH पीछे से जाकर जुड़ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि ये जो आपका कंपाउंड बना ये लीवो रोटेटरी बन जाएगा, लीवो रोटेटरी ब्यूटेन 2-ओल। यानी यहां पर क्या हो गया, इन्वर्जन। समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने आपको कहा था इस टॉपिक की शुरुआत में 2 लेक्चर पहले, वैसे तो एक ही लेक्चर मैंने कंटिन्यूअसली शूट करा है, लेकिन मैंने आपको इसके अंदर बताया था शुरुआत में ही कि SN1 में इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। मतलब SN1 रिएक्शन में क्योंकि रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, यानी SN2 के अंदर, सॉरी, इन SN1 एक्चुअली रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। एक्चुअली क्या होता है, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। इस बात का ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका कार्बोकेटायन बनने की वजह से, ये कैटायन बनने की वजह से कार्बन वेल एक्सपोज हो जाता है, फ्रंट से भी और बिहाइंड से भी। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कुछ भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरीके का, चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? तो गाइज यहां पर आपका स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग हमारे हेलो अल्केन्स की सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, अभी तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, अब अगले वीडियो में हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स देखेंगे, फिर हेलो अरीन्स की प्रॉपर्टी देखेंगे और हमारा चैप्टर खत्म। यानी बहुत जल्दी 1, 2 और 3, हार्डली मुझे लगता है 3 वीडियोस और बनाऊंगा, ये चैप्टर खत्म। तो देखो प्यारे बच्चों, आते ही चैप्टर फोड़ दिया हमने। तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इसके आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस।